A very good morning to all of you. My name is Anya Rafat. Today we are going to discuss about human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है पहले बता देते हैं हम आपको. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स को मैनेज करते हैं. अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स को सही इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं और सही कामों को सौंपते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आसानी से अचीव हो सके और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे. इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज HRM और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है और वो कब इनिशिएट हुआ था. तो HRM क्या है? HRM इज द प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय. HRM एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा काम है जिसके अंदर हम लोग लोगों को रिक्रूट करते हैं, लोगों को हम हायर करते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं और मैनेज करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है, जो भी टास्क है, जो भी एक्टिविटीज हैं वो आसानी से हो सके. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा सुटेबल कैंडिडेट्स का पूल बनाना जहां से हम उनको हायर कर सकते हैं, सुटेबल कैंडिडेट्स को हायर कर सकते हैं और उनको उनके पोटेंशियल के हिसाब से उनको काम साइन कर सकते हैं ताकि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टास्क है, जितनी भी एक्टिविटीज में उसमें एक सुटेबल कैंडिडेट्स आ सके और उन कामों को कर सके. is often referred to simply as human resources. हम लोग HRM को अक्सर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज नाम से भी जानते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग जिनको हम एज अ बहुत बड़ा एसेट्स की तरह मानते हैं, जिनको हम लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको करते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं. द टर्म ह्यूमन रिसोर्स वाज फर्स्टली यूज्ड इन ईयर 1900. जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो एक्चुअली में जो इनिशिएट हुआ था वो 1900 हुआ था एंड देन मोर वाइडली इन 1960s और फिर वो वाइडली पॉपुलराइज हुआ इन ईयर 1960s. बेसिकली इसका जो इनिशिएशन हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ वो हुआ था टू डिस्क्राइब द पीपल हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन एग्रीगेट. ने इस कंसेप्ट को लॉन्च किया था या इंट्रोड्यूस किया था. ये कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को हम एक्सप्लेन कर सके या डिस्क्राइब की मतलब किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर किस तरह का है, उनके मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनको क्या चीज़ अफेक्ट करती है पॉजिटिवली, क्या चीज़ नेगेटिवली अफेक्ट करती है, कैसे हम उनको लीडरशिप कर सकते हैं, कैसे हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए ही ये कंसेप्ट को लॉन्च किया गया था. इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नंबर ऑफ थ्योरिस्ट्स ने अपने डेफिनेशंस, अपने थ्योरीज, अपने कंसेप्ट बताए हैं. उसी में से एक बहुत पॉपुलर है फ्लिपो की डेफिनेशन. वो कुछ इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू फ्लिपो ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग of the procurement, development, compensation, integration and maintenance and separation of human resources at the end that individual, organizational and societal objectives are accomplished. इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में फ्लिप ने बताया कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक ऐसा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज को, ह्यूमंस को प्रोक्योर करते हैं, डेवलप करते हैं, कंपनसेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, मेंटेन करते हैं और सेपरेट करते हैं ताकि हमारे इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश होते रहे. ठीक है. तो बेसिकली हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जिसके अंदर हम मैनेजमेंट फंक्शंस का इस्तेमाल करके अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से प्रोक्योर करते हैं, डेवलप कर रहे हैं या कंपनसेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं. उसका मेन रीज़न यही होता है ताकि कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, साथ ही साथ अपने इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते रहें. इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज पर्सनल मैनेजमेंट, पीपल एट वर्क, स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़. हम लोग जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं या ह्यूमन फैक्टर्स की बात हम करते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं. तो वी कैन ऑल्सो यूज पर्सनल मैनेजमेंट, पीपल एट वर्क, स्टाफ एंड एम्प्लॉयज टू एक्सप्लेन दी ह्यूमन फैक्टर्स वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बात हो गई हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन की अबाउट HRM. हमने अभी आपको समझाया अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ HRM. आई होप कि आपको क्लियर हो गई. नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की. नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के या HRM के फीचर्स की बात करी जा रही है. बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. मतलब हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या HRM है वो इंटीग्रल यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या
ट्रांसफरेबल पार्ट है मैनेजमेंट का। अगर हम कहें कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने की बात करें, उसको प्रॉपरली मैनेज करने की बात करें और उन सारे प्रिंसिपल्स को लगाने की बात करें, तो हम वो सब प्रिंसिपल्स लगाएंगे या सारे ऑपरेशंस तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक प्रॉपर वर्कफोर्स होगी। और उस प्रॉपर वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए वी यूज HRM। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा आता है इट इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब पहले बता देते हैं क्या होता है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, कोई ऐसी चीज जो कहीं पे भी कहीं पे भी कह लो या ये कह लो कि हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जो हमारे HRM में कंसेप्ट है, जिसके अंदर जो प्रिंसिपल्स, जो थ्योरीज, जो कंसेप्ट हम HRM को फॉलो करते हैं, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं। वही सेम फंक्शन हर एक कंट्री में, हर एक रीजन में, हर एक सिटी में, हर एक कम्युनिटी में फॉलो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो HRM के कंसेप्ट हैं, HRM के फंक्शंस हैं, HRM के जो थ्योरीज हैं, वो परवेसिव हैं, वो यूनिवर्सल हैं, हर जगह पे एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट आती है इट इज पीपल सेंटर्ड। पीपल सेंटर्ड का मतलब है कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो फॉर द पीपल बाय द पीपल तरीके से काम करता है। HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को हायर करें, किस तरह से एम्प्लॉयज को सही काम सौंपें। ठीक, वो काम कर कौन रहा है, वो काम करने वाले भी पीपल हैं और जो काम किया जा रहा है वो पीपल के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, तो ये फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला कंसेप्ट है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज पीपल सेंट्रिक या पीपल ओरिएंटेड। नेक्स्ट आती है पर्सनल फंक्शन। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक पर्सनल फंक्शन है, ये पर्सनल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है कि हम इसके अंदर या जो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका इस्तेमाल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को मैनेज करते हैं। वी इंश्योर दैट पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज इन एन एप्रोप्रिएट मैनर सो दैट देयर एफिशिएंसी कैन बी इनहांस्ड। ठीक है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पीपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैन पावर प्लानिंग करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको डेवलपमेंट करेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे, उनको हम लोग ग्रुप डेवलपमेंट करेंगे, हम लोग टीम डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। इस तरह की बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीपल हैं, जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, उनका सोशल और साइकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट हो सके और उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके और वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो कमिटेड फील कर सके। लास्ट है इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब हो गया कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई और हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर लिया और फिर हमें दोबारा कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एवरलास्टिंग है या नेवर एंडिंग है। ये कंटिन्यूअसली हम लोग करते रहते हैं, मतलब हम नया एम्प्लॉयज को हायर करते रहेंगे, पुराने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते रहेंगे, पुराने एम्प्लॉयज को प्रॉपर रेम्यूनरेशन देते रहेंगे, पुराने एम्प्लॉयज का प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल करते रहेंगे, इवैल्यूएशन करते रहेंगे ताकि उनकी एफिशिएंसी हम लगातार इंक्रीज करते रहें और नए एम्प्लॉयज को हायर करते रहेंगे ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ फ्रेशनेस और कुछ इनोवेशन आता रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है, पहला है कि इंटीग्रल पार्ट है यानी कि अनसेपरेबल पार्ट है मैनेजमेंट का। दूसरा परवेसिव है मतलब यूनिवर्सल है। तीसरा पीपल सेंटर्ड या पीपल ओरिएंटेड है कि हम लोग इसके जो भी कंसेप्ट होंगे वो फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है। चौथा ये पर्सनल फंक्शन है, ये पर्सनल मैनेजमेंट का फंक्शन है जहां पे हम लोग लोगों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और फिफ्थ है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो ऑनगोइंग है, हमेशा चलता रहता है। तो ये हो गया नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये सब क्लियर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या एम है, क्या हमारा जो फोकस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो क्या है। पहला फोकस या पहला एम या पहला ऑब्जेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है टू प्रोक्योर राइट टाइप ऑफ पीपल एट राइट टाइम फॉर अ राइट जॉब। सही आदमी को हायर करना, सही काम के लिए हायर करना और सही टाइम पर हायर करना। फॉर इंस्टेंस कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट में एक HR मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो जब हम हायर करने जाएंगे या हम जब सिलेक्शन करने जाएंगे या रिक्रूटमेंट करने जाएंगे तो वी विल आस्क या वी विल सीक फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु डू हैव गुड HR एबिलिटीज। ठीक, उनके पास HR में कुछ डिग्रीज होंगी, HR में कुछ डिप्लोमाज होंगे, उनको पता होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है। ऐसे इंडिविजुअल को ही हम हायर करेंगे ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके।
हम ऐसा नहीं करेंगे कि HR की रिक्वायरमेंट है और हम सेल्स का बंदा उठा के ले आए। उससे क्या होगा, अगर कुछ करेंगे तो क्या होगा कि गलत इंसान हमारा काम करेगा, गलत इंसान काम करेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है कि सही आदमी को, राइट पर्सन एट राइट टाइम एट फॉर राइट जॉब। ठीक, सही आदमी को सही टाइम पे सही जॉब के लिए हायर करना। दूसरा होता है टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स है, उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना। ये ऐसे होगा, ये जब हम लोग सही आदमी को सही काम सौंपेंगे तो अपने आप ही उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, उनके जो भी पोटेंशियल्स होंगे, जो भी उनके कैपेबिलिटीज होंगी, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करना। इस डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उनको राइट टाइप सही तरीके के स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रमोशंस देंगे, उनको हम लोग रिकग्निशन देंगे ताकि वो सेटिस्फाई फील कर सकें और उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट आती है टू प्रोवाइड देम राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। पहले तो हम एनालाइज कर लेंगे कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज कहाँ पे है और कहाँ पे डेविएशन या डिफरेंसेस आ रहे हैं, या कहाँ पे कौन से एरियाज है जहाँ पे ट्रेनिंग की या अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। फिर उस हिसाब से उनकी स्किल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि ज्यादा उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ सके और वो ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारे टास्क को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कामों को कर। नेक्स्ट आती है टू इंश्योर वेलफेयर नीड्स। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, फैक्टर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं, उनके दो तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला तो उनके वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स होती है और दूसरा होता है उनके सोशल रिक्वायरमेंट्स। तो इन दोनों पे फोकस करना और इन दोनों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल नीड्स को और वेलफेयर नीड्स को और सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं तो वो ज्यादा सेटिस्फाई फील करता है और ज्यादा कमिटेड फील करता है हमारी तरफ। वेलफेयर नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हम उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं, हम उनको अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं, हम उनको फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं और इस तरह की तमाम चीजें यूज करते हैं ताकि उनका वेलफेयर रिक्वायरमेंट जो है या सोशल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होती रहे। नेक्स्ट आती है टू सेटिस्फाई देम बाय प्रोवाइडिंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। हम किसी भी एक इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, उस सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करने के लिए वी प्रोवाइड देम मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। मॉनिटरी बेनिफिट्स का मतलब है कि हम उनको पैसा देके, यानी कि हम उनको अच्छे वेजेस देंगे, अच्छी सैलरीज देंगे, हम उनको अलाउंसेस देंगे, हम उनको बोनसेस देंगे और उनको मोटिवेशन करेंगे, उनको सेटिस्फैक्शन लेवल उनका इंक्रीज करेंगे। ठीक, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स में आता है आपके वो सारी चीजें जो आपकी पैसे से रिलेटेड नहीं होती है। लाइक आपको हम अच्छी वर्किंग कंडीशंस देंगे, हम आपको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे, आपको हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर देंगे, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी देंगे, आपको हॉलिडे फैसिलिटीज देंगे, फ्लेक्सी टाइम देंगे, प्रमोशंस देंगे, रिकग्निशंस देंगे, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज देंगे। इस तरह की चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स और इन नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स से उनका मोटिवेशन होता है और उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट टू मेंटेन हाई मोरल अमंग एम्प्लॉइज। आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनका मोरल बूस्टअप करना, उनको मोटिवेट करना, उनको एंथुसियास्टिक बनाना, उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, इसका भी काम HRM करता है। ये करने के लिए वो क्या करता है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता है, उनको प्रमोशन देता है, उनको रिकग्निशन देता है। इस तरह की चीजें अडैप्ट करने से कि उनका मोरल बूस्टअप होता है, वो ज्यादा अच्छा करते हैं और ज्यादा अपना इनपुट डालते हैं कामों में और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लास्ट आती है टू इंश्योर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, जो भी तरीके का आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीजें हो रही हैं, हम इंश्योर करें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत सेफ रहे, हैजार्डस फ्री रहे, ताकि कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाए। जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी हेल्थ मेंटेन रहे, उनकी वेल्थ मेंटेन रहे और किसी भी तरीके का जानी नुकसान यानी कि हेल्थ को नुकसान ना हो। ये काम भी HRM का होता है। तो दीज आर द बेनिफिट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स या एम्स ऑफ HRM। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। पहला आपका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोक्योर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम। दूसरा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तीसरा है आपका टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज।
नेक्स्ट आता है आपका टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज. नेक्स्ट है टू सेटिस्फाई वेलफेयर एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. नेक्स्ट आता है टू सेटिस्फाई द इंडिविजुअल नीड्स एंड वांट्स बाय प्रोवाइडिंग देम मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स. नेक्स्ट आता है टू मेंटेन हाई मोरल अमंग द एम्प्लॉयज. एंड लास्ट है टू इंश्योर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स. आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ HRM क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट आती है आपका स्कोप ऑफ HRM या स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. स्कोप का मतलब होता है कि उसकी एडेप्टेबिलिटी या उसकी एबिलिटी कहाँ पे है, कहाँ पे हम लोग कौन कौन से एक्टिविटीज में, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में, कौन कौन सी जगह पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं. तो पहला स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है मैन पावर प्लानिंग. मैन पावर प्लानिंग या रिसोर्स प्लानिंग मतलब होता है कि हम सही इंडिविजुअल को सही टाइम पे सही जॉब के लिए हायर करना. ठीक है. Securing or employing right person for right job at right time, all HRP और Human Resource Planning, जिसका अदर नेम है मैन पावर प्लानिंग. नेक्स्ट आती है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल्स. अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सही इंडिविजुअल को पहले अंडरस्टैंड करना कि हमारी किस तरह की ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है. फिर उस ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सही इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना, उसको रिक्रूट करना और सही जगह पे प्लेस करना इज द वर्क या इज द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है. तो एक HR डिपार्टमेंट का या एक HR मैनेजमेंट का काम होता है कि सही इंडिविजुअल को पहले तो देखे कि एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, फिर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करें, फिर उनको रिक्रूट करें. रिक्रूट करने के बाद सही इंडिविजुअल को सही उनकी कैपेबिलिटीज और उनकी स्किल्स के हिसाब से सही काम असाइन करें. नेक्स्ट आती है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ही नहीं करता, बल्कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस एंड डेवलप. फॉर इंस्टेंस कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को हायर किया और उसको प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए या उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करने के लिए कि वो ठीक से असाइंड काम ठीक से करे, इस चीज को इंश्योर करने के लिए भी प्रोवाइड देम ट्रेनिंग, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो नो हाउस है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के जो नो हाउस है वो समझ सके और अपनी एफिशिएंसी को एनहांस करके अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क है उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली विद इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट कर सके. नेक्स्ट आती है अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉइज. आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनका अप्रेजल करना भी आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है. अप्रेजल का मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल से है. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि हम एक देखते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने डिजायर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया है या नहीं किया है. तो पहले तो हम लोग कुछ पैरामीटर सेट कर लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, और फिर अपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉयज की उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंस जो दी है वो सेट पैरामीटर्स सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं है. अगर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो उन डेविएशंस जो आए हैं, वो डिफरेंसेस जो आए हैं उसका रीजन आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देके उन डेविएशंस को ओवरकम करने की या रिमूव करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट आती है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज. हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो मोटिवेशनल फैक्टर की तरह भी काम करता है. वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग अपने ह्यूमंस को, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं. वी मोटिवेट देम बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. हम उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब हो गया वो सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स जहाँ पे पैसे का इस्तेमाल करके मोटिवेशन किया जाता है. लाइक आपको हम उनको अच्छी सैलरी दे देंगे, हमको ज्यादा बोनस दे देंगे, हम उनको फ्रिंज बेनिफिट दे देंगे. ये सारे आपके इंसेंटिव्स में आ जाते हैं. दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव चीजें होती हैं जहाँ पे हम लोग नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए. यहाँ पे हम लोग रिकग्निशन का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग प्रमोट हैं, उनको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उनको करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हम उनको देते हैं. इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनका मोरल बूस्टअप करते हैं और उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटेड फील करें और ज्यादा मोटिवेटेड फील करें और अपने टास्क इन हैंड को ज्यादा अच्छे से और ज्यादा इफेक्टिवली कर सकें. नेक्स्ट आता है सोशल एंड वेलफेयर सिक्योरिटी.
ऑफ द एम्प्लॉयज। हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं व्हेन इट कम्स टू जॉब सिक्योरिटी। तो इन सब इनसिक्योरिटीज़, जो जॉब रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ होती है, उनको दूर करना भी हमारे HRM का काम होता है। वो देखता है कि उनकी सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके सोशल नीड्स क्या हैं, उनके वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको आइडेंटिफाई करता है और कोशिश करता है कि उनके सोशल रिक्वायरमेंट्स और वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स पूरे होते रहें। उनको पूरा करने के लिए वो एक सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स या रिटायरमेंट प्लान्स प्रोवाइड करता है, प्रमोशंस देता है, रिकग्निशन देता है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। ये सब चीज़ें एक तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग उनके सोशल एंड वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होने वाली पर्सनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस को ऑडिट करने का काम भी हमारे HRM का होता है। इसमें ऑडिटिंग में क्या करता है? ऑडिटिंग में ये देखता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल यानी कि HR की पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से हैं या नहीं है, वो हमारे ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो ठीक है, नहीं कर रही हैं तो कहाँ पे क्यों नहीं कर रही है, उसकी रीजन फाइंड आउट करना, और कहाँ इम्प्रूवमेंट की, कहाँ पे अपग्रेडेशन की जरूरत है, वो सब चीजें वो आइडेंटिफाई करके उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करता है, पॉलिसीज को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करता है, ताकि हमारे इसका सेटिस्फैक्शन लेवल इनहांस होता रहे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बरकरार रहे। तो ये था हमारे स्कोप या हमारे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का स्कोप या उसकी यूजेस या उसका एप्लीकेबिलिटी। पहला है मैन पावर प्लानिंग, दूसरा है आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट, तीसरा है आपका ह्यूमन एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज, नेक्स्ट आता है मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉयज, उसके बाद आता है सोशल एंड वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग सोशल एंड वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, और लास्ट आता है आपका ऑडिटिंग ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि ये स्कोप्स या एप्लीकेबिलिटी ऑफ HRM आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ HRM। इंपॉर्टेंस ऑफ HRM का मतलब होता है कि क्या फायदे हैं। अभी तक की हम लोगों ने बात करी कि HRM इन जनरल होता क्या है, HRM के नेचर क्या है, HRM का ऑब्जेक्टिव क्या है और HRM का स्कोप यानी कि उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस, व्हाई वी फॉलो HRM। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को HRM पॉलिसीज बनाने के और HRM को फॉलो करने के। तो पहली चीज हम बता देते हैं कि HRM इज वेरी क्रिटिकल फॉर एम्प्लॉयज ओरिएंटेड प्रोडक्टिव वर्क प्लेस। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होगी, जो अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी पे काम करना चाहती होगी और अपने वर्कफोर्स की एक्टिविटी को एनहांस करने की कोशिश करती होगी, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए HRM के कंसेप्ट, HRM के प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। उसमें से हम कुछ की पॉइंट्स या की रीजंस जो हैं वो हमने कुछ दिए हुए हैं। पहला रीजन है मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जो पहला काम हमारा HRM करता है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, वो करता है मॉनिटरिंग करता है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होने वाली पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एनवायरनमेंट को हम लोग कह दें कि वो किस तरह का है, वो कितना अच्छा है, वो कितना खराब है, आपके एम्प्लॉयज की नीड्स सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके एम्प्लॉयज वहाँ पे सेटिस्फाई फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन सब चीजों के बारे में मॉनिटर करना HRM होता है। ठीक है, वो मॉनिटरिंग से क्या बेनिफिट मिलेगा? मॉनिटरिंग से ये बेनिफिट मिलेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हम देख पाएंगे कि हमारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाई फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा फील कर रहे हैं उस कल्चर में या नहीं फील कर रहे हैं, कहाँ पे डिफरेंसेस या कहाँ पे डेविएशंस आ रहे हैं। उन डेविएशंस और डिफरेंसेस को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आती है टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। हमारा जो HRM है वो टैलेंट मैनेजमेंट का भी काम करता है। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि एक सुटेबल ऐसे सुटेबल कैंडिडेट्स को हायर करता है, प्रोक्योर करता है या काम असाइन करता है और उनके टैलेंट यानी कि उनकी एबिलिटीज पे, उनकी कैपेबिलिटीज पे वर्क करता है। वो आइडेंटिफाई करता है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या टैलेंट्स हैं, क्या क्या उनकी इनर कैपेबिलिटीज या उनकी इनर क्वालिटीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको शार्पन करने में या उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट आती है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंडिडेट्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, एचआर के रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट वो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे वो सूटेबल कैंडिडेट्स लेके आता है जो उन पोजीशंस को, उन एचआर की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से फुलफिल कर सके। वो हमको ऐसे कैंडिडेट्स प्रोवाइड करता है जो हमारे कामों को ठीक से और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सके और विद इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम करके दे सके। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटिंग फेयर वेज सिस्टम या फेयर रिवॉर्ड सिस्टम। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक फेयर रिवॉर्ड सिस्टम को फॉलो करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है एचआरएम। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में देखता है कि आपकी किस तरह का रिवॉर्ड सिस्टम फॉलो होने की जरूरत है, किसको कितना पैसा देना चाहिए, किसको कितना वेजेस, कितना रेम्यूनरेशन, कितना सैलरी देनी चाहिए। वो उनको हर एक जॉब को उसको इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट करने के बाद उस जॉब की एक्सपर्टीज, उस जॉब के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हर एक जॉब को प्रोसाइज तरीके का पैसा रिवॉर्ड सिस्टम असाइन करता है और उस हिसाब से वहाँ के एम्प्लॉयज को, वहाँ के वर्कर्स को, उस काम करने वाले लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आती है रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट प्रोग्राम्स। वो आपकी मैनेजमेंट को, आपकी टॉप मैनेजमेंट को अलग अलग एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम्स के बारे में बताता है और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाए और उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा कमिटेड फील करें, ज़्यादा अच्छा फील करें, ज़्यादा पॉजिटिव फील करें। नेक्स्ट आती है टीम बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज। आपके एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो हर एक इंडिविजुअल को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप टीम वर्क या ग्रुप एक्टिविटीज को इम्पोर्टेंस देते हो। आपको बताता है कि आपको एज अ टीम मेंबर, एज अ पर्सन इन अ टीम किस तरह से काम करना है, कैसे आप अपने अंदर और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप बिहेवियर का जो प्रॉपर बिहेवियर है वो कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग लोगों में डिवाइड कर सकते हैं और कैसे बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के अपने कामों को आसानी से कर सकते हैं। लास्ट आता है इफेक्टिव रिलेशनशिप। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का कंसेप्ट लॉन्च करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। इंडस्ट्रियल रिलेशन को मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप, इस चीज को इंश्योर करके एचआरएम होता है। एचआरएम इस तरह का कम्युनिकेशन पैटर्न फॉलो करता है या इस तरह का कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करता है जहां पे आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप फॉर्म कर पाते हैं, आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। हम लोग क्यों एचआरएम की प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस इसलिए की जाती है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकें, वहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकें, सही इंडिविजुअल को हायर करें फॉर सही काम, राइट पर्सन फॉर राइट को इंश्योर किया जा सके, प्रॉपर एंड फेयर वेज सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कर सकें, रिकमेंड करेगा और इम्प्लीमेंट करना एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम्स को, टीम बिल्डिंग करना और इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करना। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके एचआरएम के या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आती है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एचआरएम। एचआरएम एक ऐसा कंसेप्ट है जो वेस्टर्न कंट्रीज से आया था, जो इनिशिएट हुआ है आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 1950s। ये वेस्टर्न कंट्रीज से आया और ग्रेजुअली ये इंडिया में आया इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी में इंडिया में आया और यहाँ पे इंडिया के अंदर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फॉलो होने लगा। ठीक, तो हमने जो आपका इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम ईयर 1950s टू प्रेजेंट डे, इस इवोल्यूशन को हमने डिफरेंट एराज में या डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर रखा है। तो जो पहला एरा, ये पहला फेज आया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो है ट्रेड यूनियन मूवमेंट एरा। ट्रेड यूनियन मूवमेंट एरा वो एरा है जो इनिशिएट हुआ था टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इंटरेस्ट। Started forming the association, which was subsequently known as trade unions, to improve their working conditions. वर्कर्स ने अपनी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए अपनी एक एसोसिएशन बनाना शुरू करी। उस एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं ट्रेड यूनियन। इसी चीज़ को अपने इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए और इस चीज़ को लीगलाइज करने के लिए इंडिया के अंदर एक ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ इन ईयर 1926।
इसका बेसिक फिलॉसफी क्या है ट्रेड यूनियनिज्म का? was to safeguard the workers' interest and to sort out their problems such as use of child labor, long working hours and poor working conditions. तो ट्रेड यूनियंस जो एरा आया उसका जो बेसिक मोटिव था या बेसिक रीजन जो लेके आने का था वो ये था कि हम किस तरह से अपने वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकते हैं, किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हमारे जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। दे आर सफरिंग फ्रॉम होल लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो काफ़ी एक्सप्लॉयट कर रहे थे हमारे वर्कर्स को। चाइल्ड लेबर की प्रैक्टिस थी, हमारे जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी और हमारे जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत अनड्यूली लार्ज थे या लॉन्ग थे, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, हमारे वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए वर्कर्स ने क्या किया, वर्कर्स ने अपनी एक एसोसिएशन फॉर्म करी, लीगल एसोसिएशन फॉर्म करी और अपने जो इंटरेस्ट था, अपने जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट किया। ठीक, तो ये बेसिकली क्या करते थे, ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए पहले तो नेगोशिएट करते थे और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएशन मानती थी, बात से नहीं मानती थी, तो दे यूज्ड स्ट्राइक्स, स्लो डाउन, वॉकआउट्स, स्पीडिंग, बॉयकॉट एंड सैबोटेज एज ए वेपन्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स को कराने के लिए, अपने जो भी मांगे हैं उनको पूरी कराने के लिए अगर वो मैनेजमेंट से पहले बातचीत करते थे, अगर वो बातचीत मान लेती तो ठीक है, नहीं मानती है तो वो स्लो डाउन कर देते, स्ट्राइक्स करते थे, लॉकडाउन कर देते थे, पिकेटिंग शुरू कर देते थे, बॉयकॉट कर देते हैं, सैबोटेज का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद नेक्स्ट एरा आया आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा में इनिशिएट हुआ है 20th सेंचुरी में, विच इज बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स दी वर्कर्स। ये बेसिकली अडॉप्ट करता था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, एक ऐसा अप्रोच जो आपके ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर फोकस करता है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी इट इज नेसेसरी टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज बाय रिमूविंग देम फ्रॉम एन एडवर्स environment or by changing the environment and providing them more satisfactory living and working conditions। तो बेसिकली ये एरा फोकस करता था किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ की को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, उनका वेलफेयर इंश्योर कर सके और उनको डेवलप कर सके। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए इन्होंने कहा कि अपने एम्प्लॉयज़ की कंडीशंस को, यानी कि वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और वर्किंग कंडीशंस को या उनके एनवायरनमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए वी नीड टू इंश्योर कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, हमारे वर्कर्स के अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही हैं, उनको हटाया जा सके, उनको चेंज किया जा सके और उनको एक प्रॉपर और मोर सेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशन और लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद नेक्स्ट एरा आया आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा जो था वो बेस करता था साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय F.W. टेलर। इन दिस अप्रोच man or workers are considered to be driven by fear of hunger and search for profit. If economic reward is tied up with efforts put on the job, the worker will respond with his maximum physical capabilities. मतलब इस तरह के हिसाब से या इस कंसेप्ट ऑफ HRM के हिसाब से आपके जो वर्कर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से या इकोनॉमिक रिवॉर्ड से ही मोटिवेट किया जा सकता है। मतलब अगर हम उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, हम उनकी फिजिकल कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वी नीड टू प्रोवाइड देम प्रॉपर इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स। अगर हम उनको प्रॉपर इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स को उनके एफर्ट्स के साथ अटैच कर देते हैं तो उनका जो पोटेंशियल्स हैं, काम करने की क्षमताएं हैं, वो बढ़ जाती हैं। Man are just in this concept, man are just considered as an appendage to the industrial machine. Appendage होता है छोटा सा पार्ट या छोटा सा कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन। तो इस साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हिसाब से आपको जो भी एम्प्लॉयज हैं वो एक्चुअली में कुछ एम्प्लॉयज नहीं है, वो छोटा सा पार्ट है आपकी बड़ी सी मशीनरी है। ठीक, नेक्स्ट अप्रोच आया आपका ह्यूमन रिलेशन एरा। ह्यूमन रिलेशन एरा बेसिकली रिकग्नाइज करता था आपके वर्कर्स को एज ह्यूमन बींग्स। ये कंसिडर करता था कि जो भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके पास कुछ फीलिंग्स हैं, उनके पास कुछ अपना एटीट्यूड है, उनके पास कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स या नीड्स हैं। ये इट हैपन्स बिटवीन 1925 एंड 1935।
It was based on the view that modern organization is a social system in which social environment and interpersonal relation govern the behavior of the employees. मतलब ये बेस करता था ये इस एरा के हिसाब से हमारे जो भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत बड़ा सा सोशल सिस्टम है जिसके अंदर सोशल एनवायरनमेंट है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को गवर्न करती हैं या हमारे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं. The main objective of this approach was to make employees more productive by satisfying their social needs and wants. हमारे सोशल जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके सोशल नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना और उनको सेटिस्फाई करना ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सके, ये हमारे ह्यूमन एरा का मेन मोटिव था या मेन ऑब्जेक्टिव था. नेक्स्ट अप्रोच आया आपका बिहेवियरल साइंस अप्रोच. Behavioral science approach of HRM was concerned with social and psychological aspects of human resource या human behavior in the organization. इस पर्टिकुलर अप्रोच के हिसाब से जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और उनसे काम निकलवाने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन देयर सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. ठीक, अगर हम एम्प्लॉय के सोशल नीड्स को साइकोलॉजिकल नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फुलफिल कर देते हैं तो उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे और वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा काम कर पाएंगे. ये बेसिक फंडा था या बेसिक फोकस था आपके बिहेवियरल साइंस एरा का. इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे ग्रुप बिहेवियर, इनफॉर्मल लीडरशिप, सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल. मतलब बेसिकली जो आपका बिहेवियरल साइंस एरा था वो बेस करता था कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम लोग किसी से काम करवाना है या कोई काम है तो उसके लिए हमको ग्रुप बिहेवियर इंड्यूस करना पड़ेगा, ग्रुप बिहेवियर इंश्योर करना पड़ेगा. दूसरा, हमको इनफॉर्मल अडॉप्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे आपका लीडर जो है वो बहुत इनफॉर्मली आपको मोटिवेट करेगा, आपको लीड करेगा, जहाँ पे आपका लीडर जो है वो पार्टिसिपेटिव तरीके को अपनाएगा ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज़ में इन्वॉल्व करे, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ाए और आपका जो रिकग्निशन है और उसको इंश्योर करे. यहाँ पे हम लोग सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं. मतलब कि आपको जो एम्प्लॉय को बस काम असाइन करने की जरूरत है, वो खुद ब खुद अपना सारा काम असाइन टास्क अपने हिसाब से अपने खुद से डिसिप्लिन करके अपने आप को खुद डायरेक्ट करके अपने आप खुद कंट्रोल करके कर सकते हैं. तो ये आपके बेसिक एलिमेंट्स थे बिहेवियर साइंस एरा के. दिस एरा एज्यूम्स ह्यूमन बिहेवियर इज अ मीन्स टू अचीव एफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस. मतलब जो हमारा बिहेवियर साइंस एरा है वो बिलीव करता है कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं. लास्ट आता है आपका सिस्टम अप्रोच एरा. सिस्टम अप्रोच एरा के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटे छोटे सब सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके मिला के बनाया गया है. It tries to seize organization as an integrated system composed of various subsystems which are considered in totality while solving an organizational problem. मतलब है इसका कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत बड़ा सा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि बनाया गया है with the help of ज्वाइनिंग स्मॉल सब सिस्टम्स. छोटे छोटे सब सिस्टम्स को मिला के ज्वाइन करके हमने एक बहुत बड़ा सा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं. ठीक है, और जब भी हमको ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा तो हमें इन सारे सब सिस्टम्स को कंसिडर करना पड़ेगा टोटालिटी में. ये एरा कहता है कि देयर आर 3 सब सिस्टम्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इनमें मिनिमम ये 3 टाइप के सब सिस्टम होते ही होते हैं. पहला आपका टेक्निकल सब सिस्टम्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को, प्रोसेसेस को, प्रोडक्शन प्रोसेसेस को देखता है. आपका सोशल सब सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को मोटिवेट इन्फ्लुएंस करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखता है, ग्रुप बिहेवियर देखता है, इंटर ग्रुप बिहेवियर देखता है. और लास्ट आपका पावर सब सिस्टम. इसका काम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग किस तरह की लीडरशिप फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं. और आगे कहता है कि इट एडॉप्ट्स बिग पिक्चर अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ये कोई नैरो कंसेप्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा या बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ी पिक्चर के हिसाब से देखते हैं. वी कंसिडर कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा सा सिस्टम है जो कि बहुत नंबर ऑफ सब सिस्टम्स को मिला के बनाया गया है. ये जो सब सिस्टम्स यहाँ बात की जा रही है वो सब सिस्टम्स आपके कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ डिपार्टमेंट्स हैं.
ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमने अलग अलग एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया है और उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मिला के हमने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना दी है। तो ये हो गया आपका सिस्टम अप्रोच। और लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिजेंसी अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच आपका होता है, कंटिजेंसी का मतलब पहले बता देते हैं। तो कंटिजेंसी का मतलब है फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांसेस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंटिजेंसी अप्रोच, कंटिजेंसी का मतलब होता है फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांसेस। दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड सिचुएशनल अप्रोच। दिस अप्रोच बिलीव्स दैट देयर इज नो वन वे ऑफ मैनेजिंग वर्क बेस्ट इन ऑल सिचुएशंस। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरा के हिसाब से या इस पर्टिकुलर अप्रोच के हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक तरीका नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट की, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक थ्योरी बना ली है, एक प्रिंसिपल बना लिया है और उसको हर एक सिचुएशन में अप्लाई करते रहे। इस अप्रोच के हिसाब से ये अप्रोच कहता है कि हमें हर एक सिचुएशन के हिसाब से अपने तरीका, अपना अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ट वे टू मैनेज डिफरेंट विथ डिफरेंट सिचुएशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट वे डिफर्स विथ डिफरेंट सिचुएशन। बेस्ट वे टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स विथ डिफरेंट सिचुएशन। हमारा जो मैनेजमेंट का अप्रोच है, मैनेजमेंट करने का तरीका है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज इम्पेरेटिव फॉर मैनेजर्स टू एनालाइज डिफरेंट सिचुएशन एंड देन यूज द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक, तो क्या हो रहा है कि हमारा जो मैनेजर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हर एक सिचुएशन को एनालाइज कर ले, उसको अंडरस्टैंड कर ले और फिर उसके हिसाब से बेस्ट सुटेबल मैनेजमेंट का अप्रोच लगा के उसको प्रॉपरली मैनेज करे, कंट्रोल करे, डायरेक्ट करे और उसकी एफिशिएंसी इंश्योर करे। तो ये हो गए आपके एरास, आपके जो इवोल्यूशन ऑफ HRM। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको जो बेसिक कंसेप्ट है अबाउट HRM क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। हैव अ नाइस डे।